डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था और ईओक्यू मॉडल के बारे में पढ़ा था। इन्वेंट्री में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है इसके बारे में पढ़ा था। अब इसमें और भी कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल की जो टेक्निक्स है अपन इस वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले कुछ टर्म्स हैं, हम उन टर्म्स को समझ लेते हैं कि एक आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम, इट इज़ द मिनिमम स्टॉक टू बी मेंटेन फॉर स्मूथ प्रोडक्शन। एक मिनिमम स्टॉक हमारे को मेंटेन करना पड़ता था कि हमारा आगे का प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे, तो वो कहलाता है मिनिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम लेवल, इट इज़ द लेवल ऑफ स्टॉक बियॉन्ड विच द फर्म शुड नॉट मेंटेन द स्टॉक। मतलब ये मैक्सिमम लेवल होगा कि इससे ज़्यादा हम, कोई भी फर्म उससे ज़्यादा माल अपने वहाँ पे स्टॉक नहीं रखेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टॉक रखेगी तो न तो हो सकता है जगह की भी प्रॉब्लम आ जाए, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाए, मटेरियल ख़राब हो जाए, तो इस तरह की दिक्कत, तो वो मैक्सिमम लेवल होगा। रीऑर्डर पॉइंट वो है कि जब एक पर्टिकुलर लेवल जो आता है और हम क्या करेंगे, उसको नए बैच के लिए ऑर्डर कर देंगे, ताकि क्या है कि हमारे पास मटेरियल ख़त्म हो उससे पहले पहले वापस नया मटेरियल आ जाए उसकी जगह, और हम उसको हमारा काम स्मूथली चलता रहे, ठीक है ना। सेफ्टी स्टॉक, स्टॉक फॉर यूजेज इज नॉर्मल रेट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ लीड टाइम। कई बार लीड टाइम जो है, लीड टाइम बेसिकली क्या, आपने ऑर्डर किया और माल आया, इसके बीच का टाइम है लीड टाइम। ये कुछ अगर एक्सटेंशन हो जाए तो हमारा तब भी वो सेफ्टी स्टॉक रहे कि इससे हमारा काम आगे का चलता रहे। रिजर्व स्टॉक इज एक्सेस यूजेज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड टाइम से जो एक्सेस जो स्टॉक है वो क्या होता है। और बफर स्टॉक इज नॉर्मल लीड टाइम कंजम्पशन, कि हमारा लीड टाइम के अंदर कितना सामान खर्च हो रहा है, कितना मटेरियल खर्च हो रहा है, वो हमारा कहलाता है बफर स्टॉक, ठीक है ना। ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमारे पास एट ए टाइम, ये तो आ गया आपका मैक्सिमम क्वांटिटी हम मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। अब आपने जैसे ये धीरे धीरे यूज हो रहा है, उसके साथ इसकी क्या होता है, कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा और हम क्या करेंगे, इसको रीऑर्डर कर देंगे। तो रीऑर्डर करेंगे तो ये जो है हमारा लीड टाइम है, तो ये जीरो होगा, उससे पहले पहले हमारा नया स्टॉक आ जाएगा, और नया स्टॉक आ जाएगा, और इस तरह से ये चलता रहेगा। और यहाँ पे ये रीऑर्डर पॉइंट पे इसको रीऑर्डर किया और ये वापस हमारा माल जब तक आएगा तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा लीड टाइम है, ये आपका बफर स्टॉक है ये वाला, ठीक है। और इस दौरान आपने यहाँ पे ये रीऑर्डर पॉइंट है, इस पॉइंट पे रीऑर्डर किया, ये यहाँ जीरो तक इस बफर स्टॉक तक पहुँचेगा, तब तक हमारे पास नया माल आ जाएगा और हम इसको वापस ये बढ़ जाएगा, और इस तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये इस तरह से इसको ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बहुत अच्छा तरीका हम काम में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एबीसी एनालिसिस या ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसको ये भी बोलते हैं। तो इस एबीसी एनालिसिस में क्या करता है कि दिस टेक्निक डिवाइड्स इन्वेंट्री इनटू 3 कैटेगरीज। ये हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मटेरियल होता है उसको हम 3 कैटेगरी में, ए बी सी और 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। उनकी कॉस्ट कितनी, उनकी वैल्यू कितनी, उस पर डिपेंड है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा तो ही नहीं, रॉ मटेरियल है कि कई तरह के रॉ मटेरियल होते हैं, तो उनमें से हमारे पास जो अलग अलग जो है उनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, इसको सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड इज मीन फॉर कैटेगराइजिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल अमाउंट ऑफ कंट्रोल। मतलब उनका मतलब कॉस्ट कितनी, उनका वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। एबीसी एनालिसिस हैज ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ फील्ड रिक्वायरिंग सेलेक्टिव कंट्रोल। तो बेसिकली हम क्या 3 कैटेगरी बनाते हैं, तो 3 कैटेगरी बनाते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं कि इसमें आप ये जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जो मटेरियल है, कहने का लगभग 80% जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट, हमारे जो टोटल जो कॉस्ट होती है उसकी 20% ही होती है। जैसे कि एक प्लांट है तो उसमें नट बोल्ट वगैरह ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती, जिसकी मतलब क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो एक तो ये इस तरह के, सॉरी मैं उल्टा बोल लिया, इस तरफ हम ले रहे हैं हमारी क्वांटिटी आती है, इस तरफ आ रही कॉस्ट, ठीक है ना। तो 20% आइटम ऐसे होते हैं जिनकी ओवरऑल अगर कॉस्ट मिलाए तो वो लगभग सारे की मिला के 80% हो जाती है। तो ऐसे वैल्यूएबल हो जाते हैं, मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, उनको हम लेते हैं ए कैटेगरी में, इस वाले में, ठीक है ना। फिर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मतलब इस ए से तो कम वैल्यू होती है उनकी, ए से तो कम होती है लेकिन कॉस्ट वाइज उनकी 90% तक कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मटेरियल को हम बी कैटेगरी में लेते हैं। और सी कैटेगरी में वो मटेरियल आते हैं जो क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग ये समझ लो क्वांटिटी में 80% के करीब है, लेकिन कॉस्ट उनकी कितनी है, 10% ही है, यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 10% ही होती है। जबकि ये 10% है लेकिन इनकी कॉस्ट मतलब 90 पे बराबर है।
तो इस तरह से हमने 3 कैटेगरी बना दी। एक तो वो जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी कम है, ठीक है। एक वो है जिनकी कॉस्ट उनसे कुछ कम है लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, और एक है जो बहुत सस्ते हैं लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह तो 3 कैटेगरी बना देते ए बी सी, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर उन मटेरियल को ध्यान रखते। तो हमारे को सबसे ज़्यादा ये क्या करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है उसकी इन्वेंट्री को ज़्यादा कंट्रोल करें। जिसके जो सी टाइप के है इनकी इन्वेंट्री को हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है उस चीज़ में। तो इस तरह से हम उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें बेसिकली मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स की लिस्ट बना लेते हैं। फिर एनुअल वॉल्यूम ऑफ यूजेज, एनुअली उनका कंजम्पशन कितना है वो हम यूजेज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। विद मनी ऑफ ईच आइटम, मतलब उसकी मनी कितनी इन्वॉल्व हुई, उसका वॉल्यूम कितना हुआ ये निकाल लेते हैं, और मल्टीप्लाई ईच एनुअल वॉल्यूम बाई इट्स रूपी वैल्यू, उसको रूपी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे को मिल जाएगी। कंप्यूट ईच आइटम्स परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री इन टर्म ऑफ टोटल यूजेज। तो टोटल जो कॉस्ट आई सब आइटम की हमारे, उनको हम क्या करेंगे कि परसेंटेज निकाल लेंगे उनका कि कितना परसेंट वो चीज़ आ रही। तो सेलेक्ट टॉप 10% ऑफ आइटम विच हैव द हाईएस्ट रुपीज। इसमें से हम क्या करेंगे, जिनकी 10% हाईएस्ट है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी ए कैटेगरी, ठीक है। सेलेक्ट नेक्स्ट 20% आइटम्स, उनकी जो हाईएस्ट रुपी है वो हमारी बी कैटेगरी हो गई। और फिर आ गए 70% ऑफ आइटम्स विद लोएस्ट रुपीज परसेंटेज, जिनकी रुपीज परसेंटेज कम होगी उनको इस तरह से। तो इस तरह से 3 कैटेगरी हम इसकी निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये ए बी सी में हम इस तरह से उसको बांट के हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, हेल्प इन एक्सरसाइज सेलेक्टिव कंट्रोल। इससे हमारे को क्या सेलेक्टिव कंट्रोल, हम पूरे मटेरियल का या कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, सेलेक्टिव जो चीज़ ज़्यादा जरूरी है उस पर कंट्रोल करेंगे। गिव्स रिवार्डिंग रिजल्ट क्विकली, इससे हमारे को क्या कम आइटम को कंट्रोल करना है तो कॉस्ट को ज़्यादा इजीली हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। हेल्प टू पॉइंट आउट ऑब्सोलीट स्टॉक इजीली, जो ऑब्सोलीट स्टॉक है उसको क्योंकि हम कम चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसलिए हमारे को ऑब्सोलीट होने में भी चीज़ पे भी हम ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ ए कैटेगरी आइटम केयरफुल अटेंशन रिक्वायर, ठीक है, जिसमें एस्टिमेट ऑफ रिक्वायरमेंट, परचेज, सेफ्टी, इन सब में ज़्यादा ध्यान देंगे। इन केस ऑफ सी आइटम रीऑर्डरिंग, फॉलोअप एक्सेट्रा में भी डिस्प्ले, इनमें सी में हम कम ध्यान देंगे, ठीक है ना। हेल्प इन बेटर प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ एलोकेशन। तो इस तरह से इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि इसमें क्या है कि बेसिकली हमने क्या किया है कि कॉस्ट के हिसाब से उनको एनालाइज किया, लेकिन बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से भी ज़्यादा होते हैं। तो कोई ऐसे ज़रूरत के आइटम में तो वो आवश्यकता की हमने ध्यान नहीं दिया, हमने खाली कॉस्ट पे ध्यान दिया। तो ये सबसे बड़ा है। तो प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन कोडिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज नीडेड। एक तो स्टैंडर्डाइजेशन और कोडिफिकेशन करना पड़ेगा तभी हम कैटेगरी बना पाएंगे, ठीक है ना। कंसिडर ओनली मनी वैल्यू ऑफ द आइटम, नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ, इसमें मैंने ये बताई कि खाली मनी वैल्यू को दे रहे हैं, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो प्लांट में कितना यूजफुल है, उस चीज़ पे हम इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक रिव्यू बिकम्स डिफिकल्ट, इसमें क्या पीरियोडिक रिव्यू बार बार जो पीरियोडिक रिव्यू है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैटेगरी में बांट रखा है तो किस कैटेगरी को कितना पीरियोडिक रखा है वो नहीं कर पाते। वेन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मेक ऑब्लिगेटरी, other important factor they concerned with C more, concentrate on C items more and purpose of analysis is defeated। अब कई बार क्या होता है कोई C कैटेगरी में भी सस्ता है लेकिन जरूरी है, उसको अगर ध्यान नहीं दिया तो कई बार उससे नुकसान हो जाता है। तो ये है ABC एनालिसिस, ठीक है। इसके कुछ फायदे हैं, नुकसान, और ये मैंने बताया। अब आता है इसी चक्कर में हमने क्या कि इसको एक और तरीका डेवलप किया जिसको कहते हैं VED एनालिसिस, या इसको कहते हैं वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। इस कैटेगरी में बांट लेते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉस्ट काम में नहीं ले रहे हैं, इसमें हमारी वो चीज़ की जरूरत कितनी, आवश्यकता कितनी। तो वाइटल तो वो आइटम होते हैं जिनकी शॉर्टेज होते ही हमारा पूरा प्लांट सब कुछ ठप हो जाएगा, ऐसे आइटम को वाइटल कैटेगरी में लेते हैं कि हमारा कोई चीज़ ठप नहीं हो जाए, हमारा काम इस तरह से, तो वो आइटम। एसेंशियल एक वो रीजनेबली बहुत ज़रूरी है, होने चाहिए, वरना क्या है कि हमारा काम अटक सकता है। तो वाइटल से थोड़ा कम जरूरी लेकिन जरूरी है वो आइटम भी, ठीक है। और फिर आता है डिजायरेबल। डिजायरेबल में वो आइटम होते हैं जो अगर नहीं भी हुए तो चले तो हम काम चला सकते हैं। तो ऑब्वियस हम ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे, वाइटल कैटेगरी वालों पे, उसके बाद एसेंशियल वालों पे, और फिर डिजायरेबल वालों पे। तो ये हमारी क्या आवश्यकता के अनुसार कैटेगराइजेशन किया, इसमें कॉस्ट वेज नहीं आ रहा, तो इसको भी हमारे को शामिल करना पड़ता है। तो इस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं VED एनालिसिस। वो ABC हो गया, ये VED हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हम इसके दोनों के कॉम्बिनेशन को भी काम में लेते हैं,
तो ये कॉम्बिनेशन का सामने है कि जैसे एक तरफ तो हमने आइटम्स को ए, बी और सी कैटेगरी में बांट लिया, इधर आइटम्स को वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल कैटेगरी में मतलब बांट लिया। अब हमारे को क्या, इसमें तो आ गए वो आइटम जो ए कैटेगरी में जिनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है और जो वाइटल है, तो इस पर हमारे को क्या कांस्टेंट कंट्रोल रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इस कैटेगरी में देखें तो डिजायरेबल है और कॉस्ट भी कम है, तो इन पर बहुत कम ध्यान करेंगे, वैली लो स्टॉक रखेंगे, ध्यान भी कम रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से बीच के हैं, इन पे लो स्टॉक रखेंगे, इस पे मॉडरेट स्टॉक रखेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम इस तरह से इसको बांट लेंगे। तो इस तरह से ये जो आएगी वो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन देखते हुए चलेंगे कि कितना हमारे को मेंटेन करना है, तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये सबसे कम हो गया, ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होगी। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ को शामिल करते हुए और इन्वेंट्री को ध्यान में रखेंगे, तो इस तरह से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक और होता है जो कैटेगरी, वो आती है एफएसएन एनालिसिस। एफएसएन का शॉर्ट लिख रहा है एफ, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग मतलब वो आइटम जो बहुत जल्दी से कंज्यूम हो रहे हैं, लगातार खर्च होते जा रहे हैं, तो उन आइटम को हमारे को ज़्यादा ध्यान देखना है, ठीक है। स्लो मूविंग मतलब बहुत कम कंजम्पशन हो रहा है, उनका एनुअल कंजम्पशन कम है, और नॉन मूविंग मतलब बहुत कम है या नहीं के बराबर है, तो ऐसे आइटम है, तो उसके हिसाब से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से डेट ऑफ रिसिप्ट और लास्ट आइटम इन इश्यू, इससे हम निकालते हैं कि लास्ट 12 मंथ्स में हमने कौन से आइटम ज़्यादा खरीदे हैं, कौन से कम खरीदे हैं और कौन से बिल्कुल नहीं खरीदे, उसके अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरी बना के और उनकी इन्वेंट्री उस हिसाब से मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी हो गई जिसको एफएसएन कैटेगरी कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारे ये इन्वेंट्री के कुछ और तरीके हैं, इन पे हम कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री का यही है हमारा चैप्टर। धन्यवाद।